मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम आपको जो है बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए थर्ड सेमेस्टर के जो है कंपलसरी को करिकुलर पेपर ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जो है सॉल्व करवाएंगे। यह पेपर जो है सन 2024 और 25 का है, जो अभी अभी जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में जो है संपन्न हुआ है। आइए हम इसको जो है सॉल्व करवाते हैं। इसमें जो है दिया गया पहला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार चरित्र निर्माण का दर्शन क्या है। तो इसका पहला ऑप्शन है ज्ञान ही शक्ति है, बी ऑप्शन है आत्म अनुशासन और नियंत्रण, सी ऑप्शन है भौतिक संपत्ति पर ध्यान और डी ऑप्शन है अहिंसा। तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन सही है। तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार चरित्र निर्माण का दर्शन जो है आत्म अनुशासन और नियंत्रण होता है, इसलिए पहले का बी ऑप्शन आत्म अनुशासन और नियंत्रण बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न है 7 पापों की अवधारणा किसने बनाई। तो दूसरे का ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है APJ अब्दुल कलाम, सी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद और डी ऑप्शन है रतन टाटा। तो 7 पापों की अवधारणा जो है महात्मा गांधी ने बनाई थी, इसलिए दूसरे का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरा प्रश्न है मानव मूल्यों में से कौन सा गुण है। तीसरे का ए ऑप्शन है लाभ अधिकतम करना, बी ऑप्शन है दूसरों के प्रति सम्मान, सी ऑप्शन है अल्पकालिक सफलता और डी ऑप्शन है स्वार्थ। तो मानव मूल्यों में से कौन सा गुण है। तो दूसरों के प्रति सम्मान जो है मानव मूल्यों का गुण है, इसलिए तीसरे का बी ऑप्शन दूसरों के प्रति सम्मान बिल्कुल सही है। चौथा प्रश्न है APJ अब्दुल कलाम मानव मूल्यों में से किस पर जोर देते हैं। इसका ए ऑप्शन है सामाजिक स्थिति, बी ऑप्शन है माता पिता और शिक्षकों की भूमिका, सी ऑप्शन है भौतिक उपलब्धियां और डी ऑप्शन है राजनीतिक शक्ति। तो APJ अब्दुल कलाम मानव मूल्यों में से माता पिता और शिक्षक की भूमिका पर जोर देते हैं, इसलिए चौथे का बी ऑप्शन माता पिता और शिक्षक की भूमिका बिल्कुल सही है। पांचवा प्रश्न है नैतिकता के सिद्धांतों में से कौन सा सही नहीं है। इसका ए ऑप्शन है ईमानदारी, बी ऑप्शन है सत्यनिष्ठा, सी ऑप्शन है भ्रष्टाचार और डी ऑप्शन है निष्पक्षता। तो नैतिकता के सिद्धांतों में से भ्रष्टाचार सही नहीं, इसलिए पांचवे का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सातवां प्रश्न है गांधी के 7 पापों में से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। तो ए ऑप्शन है सिद्धांत के बिना राजनीति, बी ऑप्शन है काम के बिना धन, सी ऑप्शन है चरित्र के बिना ज्ञान और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है सिद्धांत के बिना राजनीति गांधी के 7 पापों में शामिल है, तो छठे का ए ऑप्शन सिद्धांत के बिना राजनीति बिल्कुल सही है। सातवां प्रश्न है प्रबंधन में धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की विशेषता क्या है। प्रबंधन में धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की विशेषताएं क्या हैं। सातवीं का ए ऑप्शन है दिव्य शक्ति में विश्वास, बी ऑप्शन है सहिष्णुता और निष्पक्षता, सी ऑप्शन है धार्मिक कर्तव्य पर ध्यान और डी ऑप्शन है लाभ अधिकतम करना। तो इसमें जो है 7 का बी ऑप्शन सहिष्णुता और निष्पक्षता जो है धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की विशेषताएं हैं। प्रबंधन में जो है धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की विशेषताएं कौन सी है, सहिष्णुता और निष्पक्षता, इसलिए 7वें का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 8वां प्रश्न है भारत में CSR में योगदान के लिए व्यापारी को जाना जाता है। पहला ऑप्शन है रतन टाटा, बी ऑप्शन है वॉरेन बफेट, सी ऑप्शन है एलोन मस्क और डी ऑप्शन है जेफ बेजोस। तो भारत में CSR में योगदान के लिए व्यापारी को जाना जाता है, तो रतन टाटा को जो है इसके लिए जाना जाता है, इसलिए 8वें का ए ऑप्शन रतन टाटा बिल्कुल सही है। 9 नंबर प्रश्न है CSR का पूर्ण रूप क्या है।
CSR का पूर्ण रूप जो है कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व है, इसलिए 9 का ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसकी फुल फॉर्म होती है, इसलिए 9 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 10 नंबर प्रश्न है, वेब और सोशल मीडिया में गोपनीयता संबंधित मुख्य मुद्दा क्या है? 10वीं का ए ऑप्शन है हाई स्पीड इंटरनेट, बी ऑप्शन है डेटा चोरी, सी ऑप्शन है उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस और डी ऑप्शन है विज्ञापन। तो वेब और सोशल मीडिया में गोपनीयता संबंधित मुख्य मुद्दा जो है डेटा चोरी होता है, इसलिए जो है 10वीं का बी ऑप्शन डेटा चोरी बिल्कुल सही है। 11वां नंबर प्रश्न है, प्रबंधन में आध्यात्मिक मूल्यों की विशेषता क्या है? 11वीं का ए ऑप्शन है लाभ पर ध्यान, बी ऑप्शन है करुणा और सहानुभूति, सी ऑप्शन है प्रतियोगिता और डी ऑप्शन है आक्रामकता। तो 11वीं का जो है बी ऑप्शन करुणा और सहानुभूति बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रबंधन में आध्यात्मिक मूल्यों की विशेषता जो है करुणा और सहानुभूति होती है, इसलिए 11वीं का बी ऑप्शन करुणा और सहानुभूति बिल्कुल सही है। 12 नंबर प्रश्न है, APJ अब्दुल कलाम के अनुसार माता पिता और शिक्षक की क्या भूमिका है? इसका ए ऑप्शन है व्यावसायिक सफलता को प्रोत्साहित करना, बी ऑप्शन है नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना और सी ऑप्शन है स्वार्थ को प्रोत्साहित करना और डी ऑप्शन है राजनीतिक रणनीतियाँ सिखाना। तो APJ अब्दुल कलाम के अनुसार माता पिता और शिक्षकों की भूमिका जो होती है नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना, इसलिए 12वीं का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 13 नंबर प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से जैव विविधता को कैसे खतरे में डालता है? जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से जैव विविधता को कैसे खतरे में डालता है? इसका ए ऑप्शन है पारिस्थितिक तंत्र को स्थिर करके, बी ऑप्शन है तापमान और मौसम पैटर्न को बदलकर, सी ऑप्शन है पौधों की वृद्धि में वृद्धि करके और डी ऑप्शन है प्रजातियों के प्रवास को बढ़ावा देकर। तो इसमें जो है तापमान और मौसम पैटर्न को बदल करके जो है जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से जैव विविधता को खतरे में डालता है, इसलिए 13वीं का जो है बी ऑप्शन तापमान और मौसम पैटर्न को बदलकर। 14 नंबर प्रश्न है, स्वच्छ जल की विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? 14 का ए ऑप्शन है मृदा अपरदन, बी ऑप्शन है जल प्रदूषण, सी ऑप्शन है भूकंप और डी ऑप्शन है सौर विकिरण। तो स्वच्छ जल की विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा जो होता है जल प्रदूषण होता है, इसलिए 14 का बी ऑप्शन जल प्रदूषण बिल्कुल सही है। 15 नंबर प्रश्न है, निर्णय लेने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा पहला कदम है? 15 का ए ऑप्शन है निर्णय को लागू करना, बी ऑप्शन है विकल्पों का मूल्यांकन करना, सी ऑप्शन है समस्या की पहचान करना और डी ऑप्शन है जानकारी एकत्र करना। तो निर्णय लेने की प्रक्रिया में जो है सबसे पहला कदम होता है समस्या की पहचान करना, इसलिए 15वें प्रश्न का जो है सी ऑप्शन समस्या की पहचान करना बिल्कुल सही है। 16 नंबर प्रश्न है, भगवत गीता के अनुसार निर्णय लेने में मार्गदर्शक सिद्धांत क्या होना चाहिए? 16वीं का ए ऑप्शन है व्यक्तिगत लाभ, बी ऑप्शन है धर्म, सी ऑप्शन है जनमत और डी ऑप्शन है असफलता का भय। तो भगवत गीता के अनुसार निर्णय लेने में जो है धर्म मार्गदर्शक का सिद्धांत होना चाहिए, इसलिए 16वीं का बी ऑप्शन धर्म इस बिल्कुल सही है। 17 नंबर प्रश्न है, समग्र प्रबंधन में धर्म का क्या महत्व है? इसका ए ऑप्शन है यह अनैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देता है, बी ऑप्शन है यह व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाने में मदद करता है, सी ऑप्शन है यह टीम वर्क को हतोत्साहित करता है, डी ऑप्शन है यह केवल लाभ पर ध्यान केंद्रित करता है। तो समग्र प्रबंधन में जो है धर्म का क्या महत्व है? धर्म प्रबंधन का जो है
यह व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाने में मदद करता है। समग्र प्रबंधन में धर्म का जो है क्या महत्व है, तो ये जो है 17वें का बी ऑप्शन, ये व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाने में मदद करता है। 17वें का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। इसका ए ऑप्शन है समस्या की पहचान, बी ऑप्शन है डेटा संग्रह, सी ऑप्शन है भावनात्मक प्रतिक्रिया, डी ऑप्शन है विकल्प का चयन। तो निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, तो भावनात्मक प्रतिक्रिया जो है निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होता है, इसलिए 18 का सी ऑप्शन भावनात्मक प्रतिक्रिया बिल्कुल सही है। 19 नंबर प्रश्न है, समग्र निर्णय लेने की दृष्टिकोण की एक प्रमुख विशेषता क्या है। 19 का ए ऑप्शन है अल्पकालिक ध्यान, बी ऑप्शन है हितधारकों के इनपुट की अनदेखी, सी ऑप्शन है दीर्घकालिक स्थिरता और डी ऑप्शन है कठोर प्रक्रियाएं। तो 19 का जो है सी ऑप्शन दीर्घकालिक स्थिरता बिल्कुल सही है। इसी सीरीज का 20वां प्रश्न है, भगवत गीता से कौन सी तकनीकी प्रबंधन में लागू की जा सकती है। भगवत गीता से कौन सी तकनीक जो है प्रबंधन में लागू की जा सकती है। इस 20वें का ए ऑप्शन है निर्लिप्त भागीदारी और बी ऑप्शन है व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, सी ऑप्शन है प्रतिस्पर्धात्मक भावना और डी ऑप्शन है कठोर पदानुक्रम। तो भगवत गीता से जो है निर्लिप्त भागीदारी तकनीक जो है लागू की जा सकती है, इसलिए 20वें प्रश्न का ए ऑप्शन निर्लिप्त भागीदारी बिल्कुल सही है। अगला जो है 21 नंबर प्रश्न है, मशरूम जैव सुधार में मदद कर सकते हैं। मशरूम जो है जैव सुधार में मदद कैसे कर सकते हैं। इसका ए ऑप्शन है विषाक्त पदार्थों का संग्रह करके, बी ऑप्शन है हानिकारक पदार्थों को सड़ा करके, सी ऑप्शन है पौधों की वृद्धि को रोक करके और डी ऑप्शन है ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन करके। मशरूम जो होते हैं वो हानिकारक पदार्थों को सड़ा करके जैव सुधार में मदद कर सकते हैं, इसलिए 21वें प्रश्न का बी ऑप्शन हानिकारक पदार्थों को सड़ा करके बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो है 22 नंबर प्रश्न है, कौन सी प्रकार की मशरूम अपनी औषधीय गुणों के लिए जानी जाती है। 22 का ए ऑप्शन है खाद्य मशरूम, बी ऑप्शन है मध्यभ्रमकारी मशरूम, सी ऑप्शन है औषधीय मशरूम और डी ऑप्शन है विषैला मशरूम। तो औषधीय मशरूम जो होती है वह औषधीय गुणों के लिए जानी जाती है, इसलिए 22वें प्रश्न का सी ऑप्शन औषधीय मशरूम बिल्कुल सही है। 23 नंबर प्रश्न है, मशरूम मृदा स्वास्थ्य में कैसे योगदान करते हैं। इसका ए ऑप्शन है मृदा अम्लता को बढ़ा करके, बी ऑप्शन है पोषण चक्र को बढ़ा करके, सी ऑप्शन है जल रिसाव को रोक करके और डी ऑप्शन है अपरदन को बढ़ावा दे करके। तो मशरूम जो होते हैं मृदा स्वास्थ्य में जो है पोषण चक्र को बढ़ावा दे करके जो है योगदान करते हैं, इसलिए 23वें प्रश्न का जो है बी ऑप्शन पोषण चक्र को बढ़ा करके बिल्कुल सही है। अगला जो है 24 नंबर प्रश्न है, भगवत गीता के संदर्भ में सांख्य क्या है। 24 का ए ऑप्शन है ज्ञान और विश्लेषण, बी ऑप्शन है अज्ञानता, सी ऑप्शन है भावनात्मक निर्णय लेना और डी ऑप्शन है परिणामों का भय। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो भगवत गीता के संदर्भ में सांख्य का अर्थ होता है ज्ञान और विश्लेषण, इसलिए 24वें प्रश्न का ए ऑप्शन ज्ञान और विश्लेषण बिल्कुल सही है। 25 नंबर प्रश्न है, समग्र प्रबंधन के अनुसार आत्म जागरूकता निर्णय लेने में क्या भूमिका निभाती है। इसका ए ऑप्शन है यह प्रक्रिया को जटिल बनाता है, बी ऑप्शन है यह पक्षपात को कम करता है, सी ऑप्शन है यह अप्रासंगिक है और डी ऑप्शन है यह प्रभावशीलता को बाधित करता है। तो समग्र प्रबंधन के अनुसार आत्म जागरूकता का निर्णय जो है यह पक्षपात को कम करता है, इसलिए 25वें का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यह पक्षपात को कम करता है। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी प्रबंध में भगवत गीता से प्राप्त हुई है।
निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक प्रबंधन में भगवत गीता से प्राप्त हुई है? ए ऑप्शन है प्रदर्शन मीट्रिक, बी ऑप्शन है निर्लिप्त क्रिया, सी ऑप्शन है सख्त समय सीमा और डी ऑप्शन है आक्रामक प्रतिस्पर्धा। तो देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे मिलता जुलता प्रश्न जो है पहले पूछा जा चुका है। तो इसमें जो है कौन सी तकनीक भगवत गीता से प्राप्त हुई है? तो इसमें निर्लिप्त क्रिया जो होती है वो भगवत गीता से प्राप्त है, इसलिए 26वें का बी ऑप्शन निर्लिप्त क्रिया बिल्कुल सही है। 27 नंबर प्रश्न है प्रभावी निर्णय लेने में एक सामान्य बाधा क्या है? इसका ए ऑप्शन है स्पष्ट संचार, बी ऑप्शन है समूह विचारधारा और सी ऑप्शन है विविध दृष्टिकोण और इसका डी ऑप्शन है उद्देश्यपूर्ण विश्लेषण। तो इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो प्रभावी निर्णय लेने में एक सामान्य बाधा क्या है? समूह विचारधारा जो है प्रभावी निर्णय लेने में एक बाधा होती है, इसलिए 27वें का बी ऑप्शन समूह विचारधारा बिल्कुल सही है। अगला जो है 28 नंबर प्रश्न है समग्र प्रबंधन निम्नलिखित में से किस पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है? इसका ए ऑप्शन है अल्पकालिक लाभ, बी ऑप्शन है प्रणालीगत सोच, सी ऑप्शन है व्यक्तिगत सफलता और डी ऑप्शन है पृथक क्रियाएं। तो 28वें प्रश्न का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रणालीगत सोच। अगला जो है 29 नंबर प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक का कार्य क्या है? इसका ए ऑप्शन है अन्य जीवों को खाता है, बी ऑप्शन है जैविक सामग्री को विघटित करता है, सी ऑप्शन है सौर ऊर्जा को भोजन में बदलता है और डी ऑप्शन है प्रजातियों के बीच ऊर्जा का हस्तांतरण करता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो है उत्पादक का कार्य जो है वह सौर ऊर्जा को भोजन में बदलना होता है, इसलिए 29वें प्रश्न का जो है सी ऑप्शन सौर ऊर्जा को भोजन में बदलना बिल्कुल सही है। अगला जो है 30 नंबर प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में विघटन का मुख्य कार्य क्या है? इसका ए ऑप्शन है उपभोक्ताओं के लिए भोजन बनाना, बी ऑप्शन है मृत जीवों को तोड़ना, सी ऑप्शन है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना और डी ऑप्शन है ऊर्जा के लिए पौधों का उपभोग करना। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो डिकम्पोजर्स होते हैं उनका मुख्य कार्य होता है ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिज्म। तो 30वें प्रश्न का बी ऑप्शन मृत जीवों को तोड़ना बिल्कुल सही है। अगला जो है 31 नंबर प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को कौन दर्शाता है? इसका ए ऑप्शन है खाद्य जाल, बी ऑप्शन है उत्पादक उपभोक्ता विघटक, सी ऑप्शन है विघटक उपभोक्ता उत्पादक और डी ऑप्शन है उपभोक्ता उत्पादक विघटक। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को उत्पादक उपभोक्ता और विघटक वाला जो है कॉलम सही दर्शाता है, इसलिए ये जो है 31वें प्रश्न का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला जो है 32 नंबर प्रश्न है खाद्य जाल क्या है? इसका ए ऑप्शन है जुड़े हुए खाद्य श्रृंखलाओं की एक श्रृंखला, बी ऑप्शन है ऊर्जा पिरामिड और सी ऑप्शन है शिकारी और शिकार की सीधी रेखा और डी ऑप्शन है विघटन प्रक्रिया। तो खाद्य जाल जो होता है जुड़े हुई खाद्य श्रृंखलाओं की एक श्रृंखला होती है, इसलिए 32वें प्रश्न का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो है 33 नंबर प्रश्न है पारिस्थितिकी पिरामिड किस पर आधारित होता है? पारिस्थितिकी पिरामिड किस पर आधारित होता है? इसका ए ऑप्शन है जीवों की संख्या, बी ऑप्शन है ऊर्जा का प्रवाह, सी ऑप्शन है खाद्य श्रृंखला के स्तर और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो पारिस्थितिकी पिरामिड जो होते हैं वो इन सभी पर आधारित होते हैं, इसलिए 33 का डी ऑप्शन उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट है। 34 नंबर प्रश्न है किस प्रकार के संरक्षण में जैव विविधता को उसके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है? इसका ए ऑप्शन है एक्स सीटू, बी ऑप्शन है इन सीटू और डी सी ऑप्शन है औद्योगिक और डी ऑप्शन है कृषि। तो जैव विविधता को उसके प्राकृतिक आवासों में संरक्षित जो होता है
वह इन सीटू के अंतर्गत किया जाता है, इसलिए 34वें प्रश्न का बी ऑप्शन इन सीटू बिल्कुल करेक्ट है। 35 नंबर प्रश्न है, एक्स सीटू संरक्षण का उदाहरण क्या है? एक्स सीटू संरक्षण का उदाहरण क्या है? इसका पहला ऑप्शन है 35वें का राष्ट्रीय उद्यान, बी ऑप्शन है वनस्पति उद्यान, सी ऑप्शन है वन्य जीव उद्यान और डी ऑप्शन है वन आरक्षण। तो एक्स सीटू संरक्षण का जो उदाहरण होता है वह वनस्पति उद्यान अर्थात बॉटेनिकल गार्डन होता है, इसलिए 35वें का बी ऑप्शन वनस्पति उद्यान बिल्कुल सही है। 36 नंबर प्रश्न है, प्रदूषण नियंत्रण में व्यक्ति की क्या भूमिका हो सकती है? इसका ए ऑप्शन है औद्योगिक कचरे को बढ़ाना, बी ऑप्शन है प्लास्टिक का उपयोग कम करना, सी ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन के उपयोग को प्रोत्साहित करना और डी ऑप्शन है कचरा प्रबंधन को नज़रअंदाज करना। तो प्रदूषण नियंत्रण में व्यक्ति की भूमिका है प्लास्टिक का उपयोग कम करना, इसलिए 36वें का जो है बी ऑप्शन प्लास्टिक का उपयोग कम करना बिल्कुल सही है। 37 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण पर मानव जनसंख्या का क्या प्रभाव है? इसका ए ऑप्शन है कम कचरा उत्पादन, बी ऑप्शन है आवास विनाश और सी ऑप्शन है बढ़ी हुई जैव विविधता और डी ऑप्शन है संसाधनों की खपत कम होना। तो पर्यावरण पर मानव जनसंख्या का प्रभाव है आवास विनाश, इसलिए 37वें का बी ऑप्शन आवास विनाश बिल्कुल सही है। 38 नंबर प्रश्न है, सतत विकास किस पर ध्यान केंद्रित करता है? इसका ए ऑप्शन है केवल आर्थिक वृद्धि पर, बी ऑप्शन है आर्थिक सामाजिक और पर्यावरणीय कारकों का संतुलन, सी ऑप्शन है केवल सामाजिक समानता और डी ऑप्शन है त्वरित लाभ के लिए संसाधनों का दोहन। तो सतत विकास जो है आर्थिक सामाजिक और पर्यावरणीय कारकों के संतुलन पर ध्यान केंद्रित करता है, इसलिए 38वें प्रश्न का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 39 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका ए ऑप्शन है वैश्विक व्यापार को कम करना, बी ऑप्शन है वैश्विक शांति को बढ़ावा देना और गरीबी को कम करना, सी ऑप्शन है सैन्य खर्च पर ध्यान देना और डी ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन के उपयोग को बढ़ाना। तो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास का लक्ष्य जो होता है वैश्विक शांति को बढ़ावा देना और गरीबी को कम करना, इसलिए 39वें का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 40 नंबर प्रश्न है, सर्कुलर इकोनॉमी की मुख्य विशेषता क्या है? इसका ए ऑप्शन है रैखिक संसाधन उपयोग, बी ऑप्शन संसाधनों को कम करना, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण, सी ऑप्शन है कचरे का उत्पादन बढ़ाना और डी ऑप्शन है एकल उपयोग उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करना। तो सर्कुलर इकोनॉमी का मुख्य विशेषता जो होती है संसाधनों को कम करना, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण, इसलिए 40 के प्रश्न का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 41 नंबर प्रश्न है, सर्कुलर इकोनॉमी में उद्यमिता की क्या भूमिका है? सर्कुलर इकोनॉमी में उद्यमिता की क्या भूमिका है? इसका ए ऑप्शन है डिस्पोजेबल उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करना, बी ऑप्शन है सतत और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देना, सी ऑप्शन है गैर नवीकरणीय संसाधनों पर निर्भरता बढ़ाना और डी ऑप्शन है पर्यावरणीय चिंताओं की अनदेखी करना। तो सर्कुलर इकोनॉमी में उद्यमिता की मुख्य विशेषता होती है सतत और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देना, इसलिए 41 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 42 नंबर प्रश्न है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय है? इसका ए ऑप्शन है आवास विनाश, बी ऑप्शन है प्रजातियों का कानूनी संरक्षण, सी ऑप्शन है प्रदूषण बनाना और डी ऑप्शन है संकटग्रस्त प्रजातियों का शिकार। तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रजातियों का कानूनी संरक्षण देना चाहिए, इसलिए 42 का बी ऑप्शन प्रजातियों का कानूनी संरक्षण बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो है 43 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा
प्रवाह मुख्य रूप से है? इसका ए ऑप्शन है चक्रीय, बी ऑप्शन है एकादिशात्मक, सी ऑप्शन है द्विदिशात्मक और डी है यादृच्छिक। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, इसलिए 43वें का जो है बी ऑप्शन एक दिशात्मक बिल्कुल करेक्ट है। 44 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों का मुख्य फोकस किस पर है? इसका ए ऑप्शन है गरीबी कम करना और गृह की रक्षा करना, बी ऑप्शन है वैश्विक असमानता बढ़ाना, सी ऑप्शन है अस्थिर विकास को बढ़ावा देना और डी ऑप्शन है औद्योगिक प्रदूषण को प्रोत्साहित करना। तो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों का मुख्य फोकस बिंदु है गरीबी कम करना और गृह की रक्षा करना, इसलिए 44 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 45 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? इसका ए ऑप्शन है बाघ, बी ऑप्शन है घास, सी ऑप्शन है गरुड़ और डी ऑप्शन है केचुआ। तो पारिस्थितिक तंत्र में जो है घास जो होती है वो उत्पादक होती है, इसलिए 45वें का बी ऑप्शन घास बिल्कुल करेक्ट है। 46 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में उपभोक्ता वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, बी ऑप्शन है मृत पदार्थों को विघटित करते हैं, सी ऑप्शन है अन्य जीवों पर भोजन करते हैं और डी ऑप्शन है सूर्य की रोशनी को ऊर्जा में बदलते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र में उपभोक्ता वे होते हैं जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, अर्थात अन्य जीवों से भोजन करते हैं। तो इसलिए 46 का सी ऑप्शन अन्य जीवों पर भोजन करते हैं बिल्कुल सही है। अगला जो है 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विघटक का उदाहरण है? इसका ए ऑप्शन है हिरण, बी ऑप्शन है कवक, सी ऑप्शन है सांप और डी ऑप्शन है गरुड़। तो इसमें कवक जो होता है वह एक विघटक है, इसलिए 47 का बी ऑप्शन कवक अर्थात फंजाई बिल्कुल करेक्ट है। 48 नंबर प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला क्या है? इसका ए ऑप्शन है शाकाहारियों का समूह, बी ऑप्शन है जीवों के बीच ऊर्जा के स्थानांतरण की श्रृंखला, सी ऑप्शन है विभिन्न प्रजातियों का जाल और डी ऑप्शन है विघटकों का समूह। तो 48 का जो है बी ऑप्शन जीवों के बीच ऊर्जा के स्थानांतरण की श्रृंखला बिल्कुल सही है। अगला जो है 49 नंबर प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक की क्या भूमिका होती है? इसका ए ऑप्शन है वे पौधों का उपयोग करते हैं, बी ऑप्शन है वे मृत जीवों को विघटित करते हैं और सी ऑप्शन है वे सूर्य की रोशनी को ऊर्जा में बदलते हैं और डी ऑप्शन है वे अन्य जानवरों का शिकार करते हैं। तो खाद्य श्रृंखला में जो उत्पादक होते हैं वे सूर्य की रोशनी को ऊर्जा में बदलते हैं, इसलिए 49 का सी ऑप्शन वे सूर्य की रोशनी को ऊर्जा में बदलते हैं बिल्कुल सही है। अगला जो है 50 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक उपभोक्ता का कौन सा उदाहरण है? इसका ए ऑप्शन है शेर, बी ऑप्शन है टिड्डा, सी ऑप्शन है सांप और डी ऑप्शन है कवक। तो टिड्डा जो होता है इसमें प्राइमरी कंज्यूमर्स अर्थात प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है, इसलिए जो है 50 का बी ऑप्शन टिड्डा बिल्कुल सही है। अगला जो है 51 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह। इसका ए ऑप्शन है चक्रीय होता है, बी ऑप्शन होता है एक दिशात्मक होता है, सी ऑप्शन होता है यादृच्छिक होता है और डी ऑप्शन है पुनरावर्ती होता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह जो होता है सदैव जो है यूनिडायरेक्शनल अर्थात एक दिशात्मक होता है, इसलिए 51 का बी प्रश्न बिल्कुल सही, बी उत्तर बिल्कुल सही है। अगला जो है 52 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिकी पिरामिड का आधार कौन बनाता है? पारिस्थितिकी पिरामिड का आधार कौन बनाता है? इसका ए ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता, बी ऑप्शन है विघटक और सी ऑप्शन है उत्पादक और डी ऑप्शन है द्वितीय उपभोक्ता। तो प्राथमिक पिरामिड का आधार जो होते हैं वो उत्पादक बनाते हैं, इसलिए 52 का जो है सी ऑप्शन उत्पादक बिल्कुल सही है। अगला जो है 53 नंबर प्रश्न है, खाद्य जाल क्या है? इसका ए ऑप्शन है ऊर्जा के स्थानांतरण की एक सरल रेखीय श्रृंखला, बी ऑप्शन है खाद्य श्रृंखलाओं का एक जटिल जाल
और सी ऑप्शन है केवल शाकाहारियों और उत्पादकों के बीच, डी ऑप्शन है एक ऊर्जा पिरामिड। तो खाद्य जाल जो होता है खाद्य श्रृंखलाओं का एक जटिल जाल होता है, इसलिए 53 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला जो है 54 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय उपभोक्ता है? इसका ए ऑप्शन है खरगोश, बी ऑप्शन है शेर और सी ऑप्शन है हिरण और डी ऑप्शन है घास। तो निम्नलिखित में से जो है द्वितीय उपभोक्ता जो होता है वह इसमें जो है शेर होता है, इसलिए 54 का बी ऑप्शन शेर बिल्कुल सही है। अगला जो है 55 नंबर प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला के किस भाग में विघटक दिखाई देते हैं? इसका ए ऑप्शन है शुरुआत में, बी ऑप्शन है अंत में, सी ऑप्शन है बीच में और डी ऑप्शन है सभी चरणों में। तो खाद्य श्रृंखला के एंड में जो है विघटक दिखाई देते हैं, इसलिए 55 का जो है बी ऑप्शन अंत बिल्कुल सही है। 56 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिकी पिरामिड दर्शा सकते हैं? इसका ए ऑप्शन है केवल प्रजातियों की संख्या, बी ऑप्शन है केवल बायोमास, सी ऑप्शन है संख्या बायोमास और ऊर्जा और डी ऑप्शन है केवल ऊर्जा प्रवाह। तो पारिस्थितिक पिरामिड जो होते हैं संख्या बायोमास और ऊर्जा को दर्शाते हैं, इसलिए इसका 56 का जो है सी ऑप्शन संख्या बायोमास और ऊर्जा बिल्कुल सही है। अगला जो है 57 नंबर प्रश्न है, शाकाहारी किस प्रकार का उपभोक्ता होता है? इसका ए ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता, बी ऑप्शन है द्वितीयक उपभोक्ता, सी ऑप्शन है तृतीयक उपभोक्ता और डी ऑप्शन है विघटक। तो शाकाहारी जो होता है वह प्राथमिक उपभोक्ता अर्थात प्राइमरी कंज्यूमर्स होता है, इसलिए 57 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 58 नंबर प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला का कौन सा उदाहरण है? इसका ए ऑप्शन है घास खरगोश लोमड़ी, बी ऑप्शन है कवक हिरण शेर, सी ऑप्शन है मछली घास गरुड़ और डी ऑप्शन है शेर गरुड़ घास। तो खाद्य श्रृंखला का सबसे इसका उदाहरण जो है घास खरगोश और लोमड़ी होती है, इसलिए 58 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 59 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा स्थानांतरित होती है? इसका ए ऑप्शन है विघटक से उत्पादक तक, बी ऑप्शन है उत्पादक से उपभोक्ता तक, सी ऑप्शन है उपभोक्ता से विघटक तक और डी ऑप्शन है विघटक से उपभोक्ता तक। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है उत्पादक से उपभोक्ता तक होता है, इसलिए 59 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 60 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा के संदर्भ में पारिस्थितिकी पिरामिड का सबसे छोटा स्तर कौन सा है? इसका ए ऑप्शन है उत्पादक, बी ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता, सी ऑप्शन है द्वितीयक उपभोक्ता और डी ऑप्शन है तृतीयक उपभोक्ता। तो ऊर्जा के संदर्भ में प्राथमिक पिरामिड का सबसे छोटा स्तर जो होता है वह तृतीयक उपभोक्ता होता है, इसलिए 60वें का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी पिरामिड का प्रकार नहीं है? इसका ए ऑप्शन है संख्या का पिरामिड, बी ऑप्शन है गति का पिरामिड, सी ऑप्शन है बायोमास का पिरामिड और डी ऑप्शन है ऊर्जा का पिरामिड। तो इसमें जो है गति का पिरामिड नहीं होता है, इसलिए 61 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला जो है 62 नंबर प्रश्न है, विघटक की मुख्य भूमिका होती है? इसका ए ऑप्शन है भोजन का उत्पादन करना, बी ऑप्शन है पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करना और सी ऑप्शन है शिकार करना, डी ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण। तो विघटक की मुख्य भूमिका होती है पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करना, इसलिए 62 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 63 नंबर प्रश्न है, अधिकांश पारिस्थितिक तंत्रों में मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? इसका ए ऑप्शन है हवा, बी ऑप्शन है पानी, सी ऑप्शन है सूर्य की रोशनी और डी ऑप्शन है मिट्टी। तो अधिकांश पारिस्थितिक तंत्रों में जो है मुख्य ऊर्जा स्रोत जो होता है सूर्य की रोशनी होती है, इसलिए 63 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला जो है 64 नंबर प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं? इसका ए ऑप्शन है अन्य उपभोक्ता, बी ऑप्शन है उत्पादक, सी ऑप्शन है विघटक और डी ऑप्शन है तृतीयक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं जो है उत्पादक को, तो 54 का जो है बी ऑप्शन उत्पादक बिल्कुल सही है। अगला जो है 65 नंबर प्रश्न है, इन सिटू का संरक्षण का क्या अर्थ है? इन सिटू
का संरक्षण का क्या अर्थ है? इसका ए ऑप्शन है प्रजातियों का उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षण, बी ऑप्शन है चिड़ियाघरों में संरक्षण, सी ऑप्शन है मछलियों को एक्वेरियम में रखना और डी ऑप्शन है बीज बैंकों में बीजों का भंडारण। तो इन सीटू का अर्थ होता है प्रजातियों का उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षण, इसलिए 65 का जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला जो है 66 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन इक्स सीटू संरक्षण का उदाहरण है? तो इसका ए ऑप्शन है राष्ट्रीय उद्यान, बी ऑप्शन है बायोस्फीयर रिजर्व, सी ऑप्शन है प्राणी उद्यान और डी ऑप्शन है प्राकृतिक आवास। तो इक्स सीटू संरक्षण का उदाहरण जो होता है वह जूलॉजिकल पार्क होता है, अर्थात इसे हम प्राणी उद्यान कहते हैं, इसलिए 66 का सी ऑप्शन प्राणी उद्यान बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो है 67 नंबर प्रश्न है जैव विविधता संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है प्रदूषण को कम करना, बी ऑप्शन है पारिस्थितिकी तंत्र और प्रजातियों की विविधता का संरक्षण, सी ऑप्शन है औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना और डी ऑप्शन है शहरीकरण को बढ़ावा देना। तो जैव विविधता संरक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है पारिस्थितिक तंत्र और प्रजातियों की विविधता का संरक्षण, इसलिए 67 का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब 68 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इन सीटू संरक्षण क्षेत्र है? तो इसका ए ऑप्शन है चिड़ियाघर, बी ऑप्शन है बीज बैंक, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय उद्यान और डी ऑप्शन है वनस्पति उद्यान। तो इन सीटू कंजर्वेशन का जो है उदाहरण जो है वह राष्ट्रीय उद्यान होता है, अर्थात नेशनल पार्क होता है, इसलिए 68 का सी ऑप्शन राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो है 69 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक सीटू संरक्षण विधि नहीं है? तो इसका ए ऑप्शन है चिड़ियाघर, बी ऑप्शन है बीज बैंक, सी ऑप्शन है वनस्पति उद्यान और डी ऑप्शन है वन्य जीव अभ्यारण्य। तो एक सिटी संरक्षण विधि जो है वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है, इसलिए 69 नंबर प्रश्न का जो है डी ऑप्शन वन्य जीव अभ्यारण्य बिल्कुल सही है। अगला जो है 70 नंबर प्रश्न है प्रदूषण नियंत्रण में व्यक्तियों की भूमिका कैसे हासिल की जा सकती है? तो इसका ए ऑप्शन है प्लास्टिक बैग का उपयोग करके, बी ऑप्शन है कचरे को पुनर्चक्रण करके, सी ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन जला करके और डी ऑप्शन है वनों की कटाई करके। तो प्रदूषण नियंत्रण में व्यक्तियों की भूमिका कैसे हासिल की जा सकती है? तो इसका सही ऑप्शन है कचरे को पुनर्चक्रण करके, इसलिए 70 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कचरे का पुनर्चक्रण करके। अगला जो है 71 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है? इसका ए ऑप्शन है सोलर पैनल, बी ऑप्शन है पवन टरबाइन, सी ऑप्शन है औद्योगिक उत्सर्जन और डी ऑप्शन है पुनर्चक्रण। तो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है औद्योगिक उत्सर्जन, इसलिए 71 का सी ऑप्शन औद्योगिक उत्सर्जन बिल्कुल राइट है। अगला जो है 72 नंबर प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? इसका ए ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और डी ऑप्शन है हीलियम। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार होती है, इसलिए इसका सी ऑप्शन 72वें प्रश्न का सी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही है। अगला जो है 73 नंबर प्रश्न है वैश्विक तापमान में वृद्धि के लिए कौन सी मानव गतिविधि सबसे अधिक योगदान करती है? इसका ए ऑप्शन है मछली पकड़ना, बी ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन जलाना और सी ऑप्शन है पेड़ लगाना और डी ऑप्शन है सौर ऊर्जा का उपयोग करना। तो वैश्विक तापमान में वृद्धि के लिए जीवाश्म ईंधन जलाना जो है सबसे अधिक योगदान करती है, इसलिए 73 का बी ऑप्शन जीवाश्म ईंधन जलाना बिल्कुल सही है। 74 नंबर प्रश्न है व्यक्तियों के लिए प्रदूषण कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसका ए ऑप्शन है अधिक प्लास्टिक उत्पादों को उपयोग करना, बी ऑप्शन है कार पुलिंग और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग, सी ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन का अधिक उपयोग करना और डी ऑप्शन है वनों की कटाई का समर्थन करना। तो व्यक्तियों के लिए प्रदूषण कम करने का सबसे अच्छा तरीका जो है कार पूलिंग और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, तो इसलिए 74 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 75 नंबर प्रश्न है अतिसंख्या का पर्यावरण पर मुख्य प्रभाव क्या है? इसका
ए ऑप्शन है संसाधनों की वृद्धि, बी ऑप्शन है प्रदूषण में कमी, सी ऑप्शन है संसाधनों की अधिक खपत और कचरे का उत्पादन, डी ऑप्शन है बेहतर जीवन स्तर। तो अति जनसंख्या का पर्यावरण पर मुख्य प्रभाव होता है संसाधनों की अधिक खपत और कचरे का उत्पादन, इसलिए 75 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला जो है 76 नंबर प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र जल प्रदूषण में सबसे अधिक योगदान देता है? इसका ए ऑप्शन है कृषि, बी ऑप्शन है बैंकिंग, सी ऑप्शन है खुदरा और डी ऑप्शन है प्रौद्योगिकी। तो जल प्रदूषण में सबसे अधिक योगदान जो है एग्रीकल्चर का क्षेत्र देता है, इसलिए 76 का ए ऑप्शन कृषि बिल्कुल सही है। 77 नंबर प्रश्न है, सतत विकास का लक्ष्य है? इसका ए ऑप्शन है त्वरित लाभ के लिए संसाधनों का दोहन करना, बी ऑप्शन है आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समानता के बीच संतुलन बनाना, और सी ऑप्शन है केवल शहरीकरण पर ध्यान केंद्रित करना, और डी ऑप्शन है संसाधनों की अधिकतम खपत करना। तो सतत विकास का मुख्य लक्ष्य है आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समानता के बीच संतुलन बनाना, इसलिए 77 प्रश्न का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 78 नंबर प्रश्न है, सतत विकास का मुख्य घटक क्या है? इसका ए ऑप्शन है अत्यधिक संसाधन खपत, बी ऑप्शन है वनों का आवरण घटाना, सी ऑप्शन है जैव विविधता का संरक्षण और डी ऑप्शन है कचरे का उत्पादन बढ़ाना। तो सतत विकास का मुख्य घटक होता है जैव विविधता का संरक्षण, इसलिए 78 का सी ऑप्शन जैव विविधता का संरक्षण बिल्कुल राइट है। 79 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सतत विकास का सिद्धांत नहीं है? इसका ए ऑप्शन है आर्थिक विकास, बी ऑप्शन है सामाजिक समानता और सी ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण और डी ऑप्शन है संसाधनों का अत्यधिक दोहन। तो निम्नलिखित में से सतत विकास का सिद्धांत जो है वह संसाधनों का अत्यधिक दोहन नहीं, इसलिए उन 79 प्रश्न का जो है डी ऑप्शन संसाधनों का अत्यधिक दोहन बिल्कुल सही है। 80 नंबर प्रश्न है, किस संगठन ने सतत विकास लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार की है? 80 का ए ऑप्शन है विश्व बैंक, बी ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र और सी ऑप्शन है IMF और डी ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन। तो किस संगठन ने सतत विकास लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार की है? तो संयुक्त राष्ट्र ने जो है सतत विकास लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार की है, इसलिए 80 प्रश्न का बी ऑप्शन संयुक्त राष्ट्र बिल्कुल सही है। 81 नंबर प्रश्न है, जैव विविधता पर मानव प्रभाव का उदाहरण कौन सा है? इसका ए ऑप्शन है वनों की कटाई, बी ऑप्शन है पुनर्चक्रण और सी ऑप्शन है पेड़ लगाना और डी ऑप्शन है वन्य जीव संरक्षण। तो जैव विविधता पर मानव का उदाहरण कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है पेड़ लगाना, इसलिए 81 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 82 नंबर प्रश्न है, जैव विविधता के लिए सबसे अधिक हानिकारक गतिविधि कौन सी है? तो इसका ए ऑप्शन है वनीकरण, बी ऑप्शन है शहरीकरण, सी ऑप्शन है वन्य जीव संरक्षण और डी ऑप्शन है संरक्षण नीतियाँ। तो जैव विविधता के लिए सबसे अधिक हानिकारक गतिविधि होती है शहरीकरण, इसलिए 82वें प्रश्न का बी ऑप्शन शहरीकरण बिल्कुल करेक्ट है। 83 नंबर प्रश्न है, सतत विकास के लिए किस अभ्यास को प्रोत्साहित किया जाता है? इसका पहला ऑप्शन है एकल फसल खेती, बी ऑप्शन है फसल चक्रीकरण, सी ऑप्शन है रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग और डी ऑप्शन है अत्यधिक चराई। तो सतत विकास के लिए जो है फसल चक्रीकरण के अभ्यास को प्रोत्साहित किया जाता है, इसलिए 83 का बी ऑप्शन फसल चक्रीकरण बिल्कुल करेक्ट है। 84 नंबर प्रश्न है, संसाधनों के सतत उपयोग का क्या अर्थ है? इसका ए ऑप्शन है संसाधनों का यथाशीघ्र उपयोग, बी ऑप्शन है संसाधनों का उपयोग भविष्य की परवाह किए बिना, सी ऑप्शन है संसाधनों का उपयोग इस तरह से करना जिससे उन्हें भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जा सके और डी ऑप्शन है केवल नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग। तो संसाधनों के सतत उपयोग का अर्थ होता है संसाधनों का उपयोग इस तरह से किया जाए कि जो है जिससे उन्हें भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जा सके, इसलिए 84 प्रश्न का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
85 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता का लाभ है? इसका ए ऑप्शन है पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति कम सहनशीलता, बी ऑप्शन है पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता में वृद्धि, और सी ऑप्शन संसाधन उपलब्धता में कमी, और डी ऑप्शन है वनों की कटाई। तो निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता का लाभ है? तो पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता में वृद्धि जो है लाभ है। तो इसलिए 85 का जो है बी ऑप्शन पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता में वृद्धि बिल्कुल करेक्ट है। 86 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरणीय क्षरण के बीच क्या संबंध है? इसका ए ऑप्शन कोई संबंध नहीं, बी ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि से अधिक पर्यावरणीय क्षरण होता है, सी ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरणीय क्षरण कम होता है, और डी ऑप्शन है अधिक जनसंख्या वृद्धि अधिक संरक्षण। तो जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरणीय संरक्षण के बीच जो है जनसंख्या वृद्धि से अधिक पर्यावरणीय क्षरण होता है, इसलिए 86 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 87 नंबर प्रश्न है, किस देश ने सकल राष्ट्रीय खुशी को विशेष सूचकांक के रूप में पेश किया है? ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे आने की संभावना है। किस देश ने सकल राष्ट्रीय खुशी को विकास सूचकांक के रूप में पेश किया है? तो इसका ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है भूटान, और सी ऑप्शन है चीन, और डी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो भूटान ने जो है राष्ट्रीय सकल खुशी को विकास सूचकांक के रूप में पेश किया है, इसलिए 87 का बी ऑप्शन भूटान बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो है 88 नंबर प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या है? इसका ए ऑप्शन है वर्षा में वृद्धि, बी ऑप्शन है वैश्विक तापमान में वृद्धि, सी ऑप्शन है भूकंप, और डी ऑप्शन है मृदा अपरदन। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम जो होता है वैश्विक तापमान में वृद्धि है। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या है? वैश्विक तापमान में वृद्धि, इसलिए 88 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला जो है 89 नंबर प्रश्न है, सतत विकास हासिल करने के लिए सबसे अच्छी रणनीति क्या है? इसका ए ऑप्शन है अधिक जीवाश्म ईंधन का उपयोग, बी ऑप्शन है प्रदूषण नियंत्रण के बिना औद्योगिकरण, सी ऑप्शन है आर्थिक सामाजिक और पर्यावरणीय कारकों के बीच संतुलन, और डी ऑप्शन है बिना नियमों के शहरीकरण। तो सतत विकास को हासिल करने के लिए सबसे अच्छी रणनीति होती है आर्थिक सामाजिक और पर्यावरणीय कारकों के बीच संतुलन, इसलिए 89 प्रश्न का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला जो है 90 नंबर प्रश्न है, और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी भी आने की संभावना है अगले आने वाले एग्जामों में। जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन सा है? इसका ए ऑप्शन है प्रदूषण, बी ऑप्शन है आवास की हानि, और सी ऑप्शन है आक्रामक प्रजातियां, और डी ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि। तो जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है आवास की हानि, इसलिए 90 प्रश्न का बी ऑप्शन आवास की हानि बिल्कुल करेक्ट है। 91 नंबर प्रश्न है, वनों की कटाई मुख्य रूप से जैव विविधता को कैसे प्रभावित करती है? इसका ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को कम करके, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ा करके, सी ऑप्शन है आवासों को नष्ट करके, और डी ऑप्शन है प्राकृतिक आपदाओं को रोक करके। तो वनों की कटाई मुख्य रूप से जैव विविधता को कैसे प्रभावित करती है? आवासों को नष्ट करते, इसलिए 91 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 92 प्रश्न है, एक पारिस्थितिक तंत्र में गैर देशी प्रजातियों का परिचय देने से क्या हो सकता है? एक पारिस्थितिक तंत्र में गैर देशी प्रजातियों का परिचय देने से क्या हो सकता है? इसका ये ऑप्शन है जैव विविधता में कमी आएगी, बी ऑप्शन है जैव विविधता में वृद्धि होगी, और सी ऑप्शन है संतुलित पारिस्थितिक तंत्र वृद्धि होगा, और डी ऑप्शन है अधिक प्रजातियों का परस्पर क्रिया होगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो एक पारिस्थितिक तंत्र में गैर विदेशी जातियों का परिचय देने से जैव विविधता में कमी आएगी, इसलिए 92 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 93 नंबर प्रश्न है, कौन सी मानव गतिविधि आवास विनाश में सबसे अधिक योगदान देती है? इसका ए ऑप्शन है मछली पकड़ना, बी ऑप्शन है शहरीकरण, सी ऑप्शन है अंतरिक्ष अन्वेषण, और डी ऑप्शन है जैविक खेती। ये भी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जामों के लिए। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही है? तो कौन सी मानव गतिविधि जो है आवास विनाश में सबसे अधिक योगदान देती है? तो शहरीकरण जो होती है वो आवास विकास में
आवास विनाश में सबसे ज़्यादा योगदान देती है, इसलिए 93 प्रश्न का बी ऑप्शन शहरीकरण बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो है 94 नंबर प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन का जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका ए ऑप्शन है यह पारिस्थितिक तंत्र को स्थिर करता है, बी ऑप्शन है यह जैव विविधता को बढ़ाता है, और सी ऑप्शन है यह प्रजातियों और आवासों को बाधित करता है, और डी है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जलवायु परिवर्तन का जैव विविधता पर जो है यह प्रजातियों और आवासों को बाधित करता है, ये प्रभाव पड़ता है जलवायु परिवर्तन का, इसलिए 94 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला जो है 95 नंबर प्रश्न है, प्रजातियों का अतिशोषण किसके लिए प्रेरित करता है। प्रजातियों का जो है अतिशोषण किसके लिए प्रेरित करता है। इसका ए ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि, बी ऑप्शन है विलुप्त, और सी ऑप्शन है संतुलित पारिस्थितिक तंत्र, और डी ऑप्शन है अधिक खाद्य उत्पादन। तो प्रजातियों का अतिशोषण जो है वो विलुप्त को प्रेरित करता है, इसलिए 95 का बी ऑप्शन विलुप्त बिल्कुल सही है। 96 नंबर प्रश्न है, प्रदूषण जैव विविधता के नुकसान में किस प्रकार योगदान देता है। जैव विविधता के नुकसान में किस प्रकार प्रदूषण योगदान देता है। इसका ए ऑप्शन है नई प्रजातियों का निर्माण करके, बी ऑप्शन है आवासों को नष्ट करके प्रजातियों को विषाक्त बना करके, सी ऑप्शन है मृदा गुणवत्ता में सुधार करके, डी ऑप्शन है आनुवंशिक विविधता को बढ़ावा दे करके। तो प्रदूषण जो है जैव विविधता के आवासों को नष्ट करके प्रजातियों को विषाक्त बना करके जो है नुकसान पहुंचाता है, इसलिए 96 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो है 97 नंबर प्रश्न है, आक्रामक प्रजातियों का जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये भी प्रश्न जो है वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। आक्रामक प्रजातियों का जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका ए ऑप्शन है वे देसी प्रजातियों की संख्या को कम करते हैं, बी ऑप्शन है वे पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन में सुधार करते हैं, सी ऑप्शन है वे देसी प्रजातियों को बढ़ावा देते हैं, और डी ऑप्शन है उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आक्रामक जातियां जो है देसी प्रजातियों की संख्या को क्या करती हैं, कम कर देती हैं, इसलिए 97 प्रश्न का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो है 98 नंबर प्रश्न है, कौन सी मानव गतिविधि समुद्री जैव विविधता के लिए प्रत्यक्ष रूप से खतरा है। इसका ए ऑप्शन है अंतरिक्ष अन्वेषण, बी ऑप्शन है अति मछली पकड़ना, और सी ऑप्शन है पवन ऊर्जा, और डी ऑप्शन है वृक्षारोपण। ये भी प्रश्न आगे आने वाले एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी मानव गतिविधि समुद्री जैव विविधता के लिए प्रत्यक्ष रूप से खतरा है। तो अति मछली पकड़ना, इसलिए 98 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अति मछली पकड़ना। अगला जो है 99 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक है। इसका ए ऑप्शन है पौधे, बी ऑप्शन है जीवाणु, सी ऑप्शन है ह्यूमस, और डी ऑप्शन है कवक। तो पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक क्या होता है, ह्यूमस होता है, इसलिए 99 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन ह्यूमस इज राइट। का लास्ट सवाल है 100 नंबर प्रश्न है, और ये सभी एग्ज़ामों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, इसलिए आप इसको रट करके रख लें, याद कर लीजिए, ये कभी नहीं भूलें, ये हमेशा पूछा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इसका ए ऑप्शन है 25 जून, बी ऑप्शन है 5 जून, और सी ऑप्शन है 15 जून, और डी ऑप्शन है 10 जून। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है हमेशा 5 जून अर्थात प्रतिवर्ष जो है 5 जून को मनाया जाता है, इसलिए सभी का जो है बी ऑप्शन 5 जून बिल्कुल सही है। आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने आपको जो है सभी 100 प्रश्नों को सॉल्व करवाया।